प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर कमलेश गुप्ता आपको कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाऊंगी। आज हम उसमें सबसे पहला चैप्टर देखते हैं, लेखांकन सिद्धांत, अवधारणाएं एवं परंपराएं। ये बीएसटी का फर्स्ट पेपर है। आपको इसकी किताब सिलेबस में आपको 1-2 दिन में मैं लिखा दूंगी। इसकी आप किताब खरीद लीजिए, जिसकी में रमेश बुक डिपो और अजमेरा बुक डिपो की किताब है। इसमें से कोई भी किताब खरीद लीजिए, जिससे कि आप टाइम से पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। तो हम देखते हैं लेखांकन सिद्धांत, अवधारणाएं एवं परंपराएं। लेखांकन, हम सब जानते हैं कि लेखांकन की कला प्राचीन काल से ही चली आ रही है, किंतु उस समय ये इतनी विकसित नहीं थी जितने कि आधुनिक युग में है। क्योंकि उस समय व्यवसाय में लेन देन की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, जिससे कि प्रत्येक व्यवसायी स्वयं इसको दर्ज कर लेता था और उस पर नियंत्रण रखता था। उस काल में कुछ अमीर व्यक्ति अपने धन का गमन रोकने के लिए और संपत्ति का प्रबंध करने के लिए एक प्रबंधक की नियुक्ति करते थे, और ये प्रबंधक अपने स्वामी के सौदों को इस रूप में दर्ज करता था जिससे कि उसको उनके द्वारा विनियोजित धन का ज्ञान रहे तथा उनके द्वारा दिया गया ऋण या ब्याज की राशि का पता आसानी से लगाया जा सके। आज जबकि बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, बाजारों का विस्तार हो गया है, तकनीकी परिवर्तनों ने लेखांकन के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए हैं। इसमें गॉर्डन एवं शिल्गलार के शब्दों में लेखांकन व्यावसायिक संगठन के सामने आने वाली बहुत सारी आर्थिक समस्याओं के उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। विभिन्न विद्वानों ने लेखांकन की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें हम देखते हैं R.N. एंथोनी की परिभाषा। एंथोनी के अनुसार लेखांकन प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक शब्दों में एकत्रित करने, सारांश लिखने, विश्लेषण करने और सूचित करने का एक साधन है। इसी प्रकार से हेरोल्ड बैरमैन एवं एलन आर डेब्रिन की परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि लेखांकन को व्यावसायिक वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, मापना, लिखना और संवहन करना कहा जा सकता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि लेखांकन के अंतर्गत जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एकत्रित किया जाता है, उसका सारांश लिखा जाता है और विश्लेषण करके सूचित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं। लेखांकन के उद्देश्यों में सबसे पहले है आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी करना। हम सब जानते हैं कि व्यावसायिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और एक जो व्यवसायी है वो एक निश्चित अवधि में किए गए व्यवहारों का परिणाम जानना चाहता है। इसके लिए वह लेखा पुस्तकों में दर्ज सौदों के आधार पर आय विवरण तैयार करेगा, और यदि उस संबंधित अवधि में आय व्ययों से अधिक है तो व्यवसायी को लाभ होता है, और यदि परिणाम अनुकूल माने जाते हैं, और यदि व्यय आय से अधिक है तो हानि और परिणाम प्रतिकूल माने जाते हैं। दूसरा है आर्थिक स्थिति की जानकारी करना। प्रत्येक व्यवसायी समय समय पर अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी करना चाहता है। वह जानना चाहता है कि एक निश्चित तिथि को व्यवसाय में उसका कितना हित है, यानी कि व्यवसाय में विनियोजित धन किस स्वरूप में है, अर्थात व्यवसाय के पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं और व्यवसाय की लायबिलिटीज़ कितनी हैं। इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे बैलेंस शीट या चिट्ठा तैयार करना होता है। तीसरा है कर संबंधी सूचनाएं तैयार करना। आज वर्तमान समय में
व्यवसायिक जगत पर सरकार द्वारा अनेक प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल्स टैक्स। लेखांकन का उद्देश्य इन सब कर संबंधी सूचनाएं तैयार करना होता है। कर योग्य आय का निर्धारण करना और लाभ हानि खाते के आधार पर या धनकर स्थिति विवरण के आधार पर तय किया जाना होता है। चौथा है वित्तीय संस्थाओं के लिए सूचनाएं तैयार करना। अब विभिन्न वित्तीय संस्थाएं होती हैं, उनके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए व्यवसाय में अनेक जानकारी प्रदान करनी पड़ती है, जैसे कि गत वर्षों की बिक्री, स्टॉक की स्थिति, व्यवसाय की लाभदायकता, आर्थिक स्थिति आदि। इन सब सूचनाओं को तैयार कर प्रस्तुत करना भी लेखांकन का उद्देश्य है। इसके अलावा व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचना देना। व्यवसाय में हित रखने वाले पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि प्रबंधक, लेनदार, कर्मचारीगण, समाज और वर्तमान भावी विनियोगकर्ता या शोधकर्ता भी इसमें व्यवसाय में हित रखने वाले पक्ष में शामिल होंगे। इन सब को वांछित सूचना उपलब्ध कराना भी लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और अंत में लेन देनों का लेखा करना। किसी व्यवसाय के लेन देनों को पुस्तकों में उचित लेखांकन का मुख्य कार्य होता है। इसमें भूल और गबन की संभावना कम हो जाती है और उचित लेखांकन प्रणाली अपनाने पर छल कपट व अशुद्धियों की खोज करना आसान हो जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि लेखांकन के क्या क्या कार्य हैं। लेखांकन के मुख्य कार्यों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पहला है जिसमें रचनात्मक कार्य, दूसरा है संलेखात्मक कार्य, तीसरा है व्याख्यात्मक कार्य, चौथा है परीक्षात्मक कार्य। इसको हम 1 by 1 समझेंगे। सबसे पहला है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में ये बताया गया है कि व्यवसाय में लेखांकन प्रणाली की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति लेखा पर व्यवसाय का आकार, प्रकृति आदि के अनुसार उसके प्रारूप का चयन करता है। विभिन्न प्रकार के प्रमाणों की डिज़ाइन, पुस्तकों की संख्या आदि का निर्धारण करता है। इन कार्यों में लेखांकन संबंधी सूचनाओं को उचित रूप में प्रकट करना, अशुद्धियों एवं छल कपट पर नियंत्रण करना भी शामिल होता है। दूसरा है संलेखात्मक कार्य, रिकॉर्डेटिव फंक्शंस। लेखांकन के इस कार्य के अंदर सौदों को उनकी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रारंभिक बहियों में दर्ज करना होता है। हम सब जानते हैं सबसे पहले उसको जर्नल में दर्ज किया जाता है, फिर उसकी खतौनी की जाती है और अशुद्धियों की जांच के लिए तलपट तैयार किया जाता है। लेखांकन का अधिकांश कार्य इसी प्रकृति का होता है, जिसे कि हम बुक कीपिंग भी कहते हैं। ये एक तरह का क्लरिकल वर्क है। तीसरा है व्याख्यात्मक कार्य। व्याख्यात्मक कार्य में सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स बनाना, जिसे स्थिति विवरण भी कहा जाता है, लेखों को सारांश रूप में लिखना फाइनल अकाउंट्स कहलाता है। इसको तैयार करना और निर्वचन करने संबंधी कार्य इसमें शामिल किए जाते हैं। यह स्वामियों, जो कि व्यवसाय के ऑनर हैं, मैनेजर्स और तृतीय पक्षकारों के दृष्टिकोण से लेखांकन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। व्यवसाय का तुलनात्मक विवरण, प्रवृत्ति विवरण और अनुपात विश्लेषण का कार्य और रोकड़ एवं कोष प्रवाह विवरण तैयार करने का कार्य भी वित्तीय विवरणों की व्याख्या के अंतर्गत आता है। चौथा है परीक्षात्मक कार्य। परीक्षात्मक कार्य, इसमें अंतिम खातों और विभिन्न प्रतिवेदनों की शुद्धता, सत्यता एवं वैधानिकता की जांच करने से संबंधी कार्य होते हैं। छोटे व्यापार गृहों में इस जांच कार्य को स्वयं मालिक ही कर लेते हैं, जबकि बड़े उद्योगों में यह कार्य एक स्वतंत्र बाहरी व्यक्तियों से पूर्ण कराया जाता है, जिसे कि ऑडिटर या अंकेशक कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या अकाउंटिंग प्रोसेस है, लेखांकन प्रक्रिया किस तरह से
अपनाई जाती है। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि सब लेन देनों का लेखा किया जाता है। उसके बाद वर्गीकरण एवं खाता बही में खतौनी की जाती है। उसके बाद सारांश या अंतिम खाते बनाए जाते हैं और लास्ट में परिणामों की व्याख्या की जाती है। ये एक अकाउंटिंग चक्र है, लेखांकन चक्र कहते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेन देनों का लेखा करना में क्या शामिल किया जाता है। लेखांकन क्या है? लेखांकन व्यवसाय के लेन देन को लिखने की एक कला है और जिसे एक विशेष विधि के अनुसार विशेष विधि के अनुसार लेखा किया जाता है। व्यावसायिक लेन देन होते ही संबंधित वाउचर यानी बिल जिसे कहते हैं या प्रमाणक जिसे कहते हैं को तुरंत प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिख दिया जाता है, जिससे कि जैसा कि मैंने अभी बताया जर्नल कहा जाता है। सबसे पहले जैसे ही लेन देन होता है उसको जर्नल में लिखा जाता है। और छोटा व्यापारी तो यहाँ एक पुस्तक रखता है, जबकि एक बड़ा व्यापारी आवश्यकता के अनुसार रोकड़ पुस्तक, क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, प्राप्य बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक एवं प्रमुख जर्नल आदि पुस्तकें रखता है। एक जर्नल की वो अनेक जर्नल बना लेता है। दूसरा है वर्गीकरण एवं खाता बही में खतौनी। इसके जर्नल में एंट्री करने के पश्चात जर्नल और सहायक बहियों से लेन देनों का लेखा करने से ही लेखांकन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती है। इससे यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि किसी अवधि विशेष में कितना विक्रय किया गया है या कितना क्रय किया गया है या किसी व्यापारी से कितना लेना है या कितना देना है। इसका कारण यह होता है कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में एक प्रकार के मद से संबंधित व्यवहार एक ही स्थान पर नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि वे डेट वाइज तिथिवार लिखे जाते हैं। अतः प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की सहायता से विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा आय व्यय से संबंधित व्यवहारों का वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति, वस्तु अथवा आय व्यय से संबंधित समस्त व्यवहारों को छांटकर एक स्थान पर एक शीर्षक के अंतर्गत लिख दिया जाता है, जिसे कि खाता कहा जाता है। और इस कार्य को वर्गीकरण अथवा एक स्थान पर लिखने को खतौनी करना, पोस्टिंग करना कहा जाता है। और इस पुस्तक को खाता बही कहा जाता है। खाता बही को व्यापार की प्रमुख लेखा पुस्तक माना जाता है और इस पुस्तक से व्यापार के बारे में विभिन्न सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। लेजर में पोस्टिंग करने के पश्चात थर्ड कार्य होता है समरी और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यानी कि सारांश या अंतिम खाते बनाना। सारांश के अंदर हम ट्रायल बैलेंस को शामिल करते हैं। आप सब जानते हैं कि खाता बही से ही लेखांकन का उद्देश्य फिर पूरा नहीं होगा, अतः लेखा अवधि के अंत में आर्थिक परिणाम व आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए खातों का शेष निकाला जाता है और खाता बही की शुद्धता ज्ञात करने के लिए तलपट बनाया जाता है। और तलपट की सहायता से ही एकाकी व्यापार अथवा साझेदारी फर्म की पुस्तकों में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। परंतु कंपनी की पुस्तकों में लाभ हानि का विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस चिट्ठा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तथा बैलेंस शीट बनाए जाते हैं, जिन्हें कि अंतिम खाते कहा जाता है। लास्ट है परिणामों की व्याख्या करना। इसके जैसा कि अभी हमने देखा था, लेखांकन के उद्देश्य में कि जो व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षकार हैं उनको वांछित सूचनाएं प्रदान करना होता है। तो यह सूचना अंतिम खातों में जो समंक हैं उसके आधार पर प्रदान की जाती है और इनके परिणामों की व्याख्या करने के लिए रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि लेखांकन क्या है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है।
और व्यवसाय से संबंधित सूचना वित्तीय विवरणों के माध्यम से व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षकारों को प्रदान की जाती है। वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, क्योंकि यदि प्रत्येक व्यवसाय लेखांकन पुस्तकें तैयार करने में एवं वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण करने में अपने स्वयं निर्मित सिद्धांतों को काम मिलेगा, तो इन सूचनाओं के उपयोगकर्ता के बीच गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है और ऐसे वित्तीय विवरण इनके उपयोगकर्ताओं को ग्रहण नहीं होंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए पहले इन विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त सिद्धांतों को जानना होगा। इसके अतिरिक्त सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का पालन किए बिना तैयार किए गए वित्तीय विवरण अंत अवधि एवं अंत फर्म तुलना के लिए भी अनुपयुक्त होंगे। अतः इन वित्तीय विवरणों द्वारा दी गई सूचना का अभिप्राय सभी संबंधित पक्षों के लिए एक जैसा हो, इसके लिए विश्व भर के लेखापालों ने कुछ ऐसे नियम, पद्धतियाँ व परंपराएं विकसित की हैं जो कि अच्छी लेखा विधि के सिद्धांत व व्यवहार में पेशेवरों के सर्वमान्य विचारों को प्रतिनिधित्व करती है और इन्हें हम सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। इन लेखांकन सिद्धांतों की क्या विशेषताएं होती हैं? इसमें सबसे पहला है कि ये लेखांकन सिद्धांत मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। ये सिद्धांत एवं नियम मूल विज्ञानों, रसायन, भौतिक आदि की तरह सदृश्य एवं सार्वभौमिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान की शाखा होने के कारण समय, उपक्रम तथा समस्या के अनुसार इनका निर्माण एवं विघटन होता है और विद्वानों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति, उपयोगिता एवं उनके साधनों व व्यवसाय के आकार प्रकार के अनुसार इनको निर्मित किया है। दूसरा है कि लेखा विधि का विकास। लेखा विधि का जो विज्ञान है, विकास की अंतिम स्थिति में न होकर अभी विकास की प्रक्रिया के प्रारंभिक दौर में ही है। परिणाम स्वरूप लेखांकन सिद्धांतों का तेजी से विकास हो रहा है। अतः ये सिद्धांत व्यवहारिक व्यवहार व रीतियों, सरकारी संस्थाओं और अन्य व्यावसायिक समूहों से प्रभावित होते रहते हैं। थर्ड है, लेखांकन के सिद्धांत उसी स्थिति में सामान्य रूप से स्वीकृत हो सकते हैं जबकि इसमें 3 लक्षण संबंधता, वस्तुपरकता और सुगमता विद्यमान हो। संबद्धता तभी मानी जाएगी जबकि वह सूचना देने वाले और पालने वाले के लिए उपयोगी एवं अर्थपूर्ण हो, और वस्तुपरकता का गुण तभी होगा जबकि लेखांकन द्वारा जो सूचनाएं प्रदान की जाए वह व्यक्तिगत पक्षपात से पूर्णतः अप्रभावित रहे। यदि कोई नियम या परंपरा आसानी से समझ में आ जाए ताकि उसका पालन सामान्य रूप से किया जा सके, तो यह माना जाएगा कि उसमें सुगमता विद्यमान है। अब लेखांकन के सिद्धांतों को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला है लेखांकन अवधारणा या स्वयं सिद्धि, या दूसरा है लेखांकन परंपराएं या प्रथाएं, जिसे कि हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप किताब खरीद लीजिए। पहला चैप्टर बिल्कुल थ्योरी है, पहला और दूसरा चैप्टर। इसके बाद तीसरा चैप्टर आपका इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ है। अभी आपको थोड़ा थ्योरी है इसलिए थोड़ा कम अच्छा लगेगा, पर नेक्स्ट चैप्टर्स जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसकी आप जल्दी से किताब खरीद लीजिए जिससे कि प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।